हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। आज मैं बात करूंगा पोस्ट कोविड कंडीशन में म्यूकर माइकोसिस एक इन्फेक्शन हो रहा है, वो क्या होता है। म्यूकर माइकोसिस का हर जगह अभी चर्चा है। ये फंगल इन्फेक्शन है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन है। आखिर होता क्या है, ये एक पैनिक बना हुआ है। इसलिए आज मैं बात करूंगा म्यूकर माइकोसिस होता क्या है, कैसे स्प्रेड करता है, किस तरह के लोगों में अधिक होने का चांसेस रहता है, या रिस्क फैक्टर कौन कौन सा है, इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या है, कैसे इसको डायग्नोज करें कि ये किस तरह का है, इसका किस किस पार्ट को इन्वॉल्व करता है, उसके करस्पॉन्डिंग इसका क्या टाइप्स है, कैसे लैबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके लिए सेफ्टी क्या लें हम लोग। इसका मेन फाइलम है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज के अंदर 3 फंगस आता है। फर्स्ट राइजोपस, सेकेंड म्यूकर एंड थर्ड एब्सीडिया। तो बेसिकली इसमें हम लोग चर्चा करेंगे म्यूकर के इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज होता है उसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ये एक एसेप्टेट फंगल इन्फेक्शन है। म्यूकर स्पोर जो होता है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, जो जनरली सॉइल में, मॉइस्ट सरफेसेस पे, डेड एंड डिकेइंग बॉडी में, इन्फेक्टेड टिश्यू में, इस सब में, या एटमॉस्फेयर में बहुत जगह ये हो सकता है। तो अगर हम लोग इनहेल करते हैं तो इनहेलेशन के थ्रू ये स्पोर जा सकता है और इन्फेक्ट कर सकता है। मेन ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, जिसमें नोज को कर सकता है, साइनस को, ऑर्बिट को और ब्रेन को। इस सब को बोलते हैं राइनो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस, जो मोस्ट कॉमन होता है, जिसका कि अभी हर जगह फोटो देखते हैं। और भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, या किस किस तरह के मरीज को अधिक इन्फेक्ट करने का चांसेस है। तो फर्स्ट, उस तरह का मरीज जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ पेशेंट जो पहले से प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं हो, या ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट इनका चूँकि स्टेरॉइड चलता है, इसमें शुगर और बढ़ने का चांसेस रहता है, और प्रॉपर शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी म्यूकर माइकोसिस होने का चांसेस अधिक रहता है। उस तरह का पेशेंट जो एंड स्टेज रेनल डिजीज में है या रेनल फेलियर का पेशेंट है, उसको चांसेस अधिक है। कोई पेशेंट जो ओल्ड एज का है, उसका भी इम्यून सिस्टम डाउन रहता है, उसको भी होने का चांसेस अधिक रहता है। कुछ पेशेंट जो आयरन थेरेपी पे हो, आयरन इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर म्यूकर, इसलिए कोविड पेशेंट में भी अधिक होने का चांस इसलिए होता है क्योंकि इसमें सीरम फेरेटिन लेवल बढ़ा हुआ होता है, और फेरेटिन एक गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है म्यूकर के लिए। और कोविड पेशेंट में अनदर काउज ये है कि कोविड में लिम्फोसाइट का काउंट घट जाता है। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो इम्यून सेल डेवलप करता है, तो इसके काउंट घटने के कारण इम्यूनिटी सप्रेस्ड होता है, उसके कारण भी इसमें होने का म्यूकर माइकोसिस होने का चांसेस अधिक रहता है। और अनदर काउज है कि इसमें स्टेरॉइड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग स्टेरॉइड रिकमेंड करते हैं। स्टेरॉइड का अगर प्रॉपरली टैपर नहीं किया या ड्यूरेशन से ज़्यादा दिन तक देते हैं, या हाई डोज में अगर चला गया, तो इसके कारण म्यूकर माइकोसिस हो सकता है। तो ये सारा रिस्क फैक्टर्स है। अब है कि इसको कैसे डायग्नोज करें, इसका किस किस पार्ट को इन्वॉल्व करता है, क्या क्या सिम्टम होगा। तो ये बेसिकली नोज, साइनस, ऑर्बिट और ब्रेन को करता है। राइनो और वाइटो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, फीचर क्या हो सकता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और वाइटल सेलुलाइटिस हो सकता है। जिस आई को इन्वॉल्व करेगा उस साइड सेलुलाइटिस हो जाएगा, यानी उसका इन्फ्लेमेशन होगा। ऑर्बिट का प्रोप्टोसिस हो सकता है, यानी आई बॉल बल्जिंग हो सकता है। डबल विजन हो सकता है, जिसको डिप्लोपिया कहते हैं। ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में ब्लडी नेजल डिस्चार्ज या ब्लैकिश नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है। और इसको प्रॉपरली अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो इसमें आपको ब्लैक नेक्रोटिक अल्सर भी हो सकता है। अदर पार्ट को, जैसे लंग को इन्वॉल्व करता है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस। अगर जीआईटी को इन्वॉल्व करता है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकर माइकोसिस। किसी किसी बर्न के पेशेंट में बर्न या इन्फेक्टेड वुंड हो, जिसको कि प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं हो पाया और इन्फेक्टेड रह गया, तो उस कंडीशन में क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस भी हो सकता है।
और एक ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, अगर होल बॉडी में कहीं भी हो सकता है वो एक डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस होता है। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट को इन्वॉल्वमेंट के करस्पॉन्डिंग इसको क्लासीफाई करते हैं। अब है कि इसको डायग्नोसिस के लिए जिस साइट पे इन्वॉल्व किया है वहाँ का टिश्यू सैम्पलिंग करके हिस्टोपैथोलॉजिकल बायोप्सी होना चाहिए, और उसको जब एग्जामिन करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो उसमें एसेप्टेट हाइफी नज़र आता है जो कि ब्रांचिंग होता है वाइड एंगल पे। ये इसका फीचर है। इसको अगर कल्चर करते हैं तो कल्चर के लिए सेबरॉइड डेक्सट्रोज अगर मीडिया एसडीए मीडिया का यूज़ करते हैं, और उस पर कॉटन उल कॉलोनी डेवलप होता है। इसका कॉलोनी का अपीयरेंस कॉटन उल अपीयरेंस होता है, जो इनिशियली वाइटिश होता है, बाद में ब्राउन या ब्लैकिश हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए और प्रॉपर क्या क्या हम लोग सेफ्टी मेजर ले सकते हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके और प्रॉपर वीडियो आप तक हम पहुंचा सके, और हम लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी लेवल मिले, ताकि अच्छा वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो ट्रीटमेंट में इसका मेन जो ट्रीटमेंट है वो जिस पार्ट को अगर इन्वॉल्व कर दिया, जैसे ऑर्बिट को इन्वॉल्व किया, तो उसको कल एक्सीजन करना होगा। जिस पार्ट को, नहीं तो वो स्प्रेड करके उस पूरे पार्ट को डैमेज करेगा। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है क्योंकि लाइफ को बचाना, अगर आँख को इन्वॉल्व किया है तो हो सकता है उसको आई बॉल को एक्सरसाइज करना पड़े, क्योंकि आँख के रोशनी को बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट का लाइफ को बचाना। तो एक ये बात होगी। अगर मेडिकल मैनेजमेंट पे आते हैं तो इसमें कॉमन जो एंटी फंगल ड्रग है, जैसे फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोरिकोनाजोल, ये इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए इसका ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फोटेरिसिन बी है, और जिसका लेटेस्ट मॉलिक्यूल आता है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। इसको 4 to 6 वीक देना चाहिए, और 4 to 6 वीक के बाद भी इसको अगर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना है तो इसको हम लोग सेकेंड ड्रग पे पोसिकोनाजोल पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो इंजेक्टेबल और टैबलेट के फॉर्म में आता है। अदर एंटी फंगल ड्रग जो इफेक्टिव है इसमें ये इसावोकोनाजोल है। तो बेसिकली तीन ही ड्रग है जो इफेक्टिव है, एम्फोटेरिसिन बी, पोसिकोनाजोल, इसावोकोनाजोल। एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, और पोसिकोनाजोल इंजेक्टेबल एंड टैबलेट दोनों फॉर्म में आता है। और इसके लिए सेफ्टी मेजर हम लोग क्या ले सकते हैं? सेफ्टी मेजर में ऐसा माना जाता है कि कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम लोग हाई डोज स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रॉपरली टैपर कर लें। ज़रूरत हो तो 10 दिन से ज़्यादा चलाने की अगर ज़रूरत नहीं है तो मत चलाएं, उसको प्रॉपरली टैपर कर लें, ताकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पेशेंट। ह्यूमिडिफायर के भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। ऑक्सीजन का जो ह्यूमिडिफायर होता है उसको रेगुलर सफाई उसका प्रॉपर होना चाहिए। पेशेंट का फेशियल हाइजीन जरूर देखें, ओरल हाइजीन भी प्रॉपर मेंटेन करें, बीटाडिन गार्गल कराएं, स्टीम इनहेलेशन दिलवाएं, ताकि स्पोर स्टैग्नेंट होकर वहाँ कॉलोनाइज नहीं करे। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। और अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल जरूर रखना इम्पोर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट को ड्यूरिंग स्टेरॉइड थेरेपी शुगर कंट्रोल बिल्कुल ही एक लिमिट में होना चाहिए। इसका कोरोना पेशेंट में डायबिटीज़ का प्रॉपर कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।